संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम सीरीज की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। इन कक्षाओं में हम हिंदी के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। भारत में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जिन जिन बिंदुओं पर आप ग्रीन टिक देख रहे हो, इन सभी बिंदुओं को हम पीछे की कक्षाओं में कवर कर चुके हैं। इससे पहले 5 कक्षाएं हो चुकी हैं और उन 5 कक्षाओं के अलावा सबसे पहली कक्षा में मैंने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को डिस्कस किया था। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इस बिंदु को, जो है लिपि। इससे पहले हम भाग 1 भाषा का परिचय और भाग 2 हिंदी भाषा के तथ्यों के अंदर जितने भी बिंदु हैं उनको हम विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। और हिंदी के इस पूरे पाठ्यक्रम में हमें कुल मिलाकर के 27 भाग करने हैं, जिसमें से 12 भाग तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसके अलावा भाग 14 से लेकर 20 तक आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो और इसी प्रकार हमें भाग 27 तक इस पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो चलिए फिर हम आज की अपनी इस कक्षा को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये 6ठी क्लास है, जिसमें आज हम करने वाले हैं लिपि बिंदु को। इसमें हम भारत की 22 भाषाएं और उनकी लिपियों को समझेंगे। भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है इस बात को समझेंगे। लिपि और उनके प्रकार जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, देवनागरी लिपि, ब्रेल लिपि, इन सभी लिपियों को हम समझने वाले हैं। और उसके बाद जानेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं और दोष क्या हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी बिंदुओं को हम इस कक्षा में कवर करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की 5 कक्षाएं नहीं देखी हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। सबसे पहली वाली क्लास में मैंने पूरा हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया है और उसके बाद 5 क्लास हो चुकी हैं। अब हम चर्चा करते हैं लिपि के ऊपर। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए लिपि होता क्या है, इस चीज को समझिए। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। देखिए जब भी आप बोलेंगे तो कंठ से क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। और इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को ही हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। आपने कोई भी ध्वनि निकाली, उस ध्वनि को जब हम लिखेंगे, उसको लिखित रूप देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। सपोज करिए हमने एक ध्वनि निकाली कै, अब हमने उसको एक लिखित रूप दे दिया, तो ये क्या है, यही है लिपि। कहने का अभिप्राय ये हुआ, लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लेखन शैली या उसका ढंग। देखिए लिपि का अर्थ क्या होता है, किसी भाषा की लेखन शैली अथवा उसका ढंग। बताइए समझ। तो हर भाषा की लेखन शैली अलग अलग होती है। हर भाषा को, जैसे अब आपके सामने ये जितने भी आपको ये वर्ण लिखे हुए दिख रहे हैं, ये एक देवनागरी लिपि की लेखन शैली है, ठीक है। ऐसे एक रोमन लिपि होती है जब हम अंग्रेजी लिखते हैं। बताइए समझ। या दूसरे शब्दों में कहने की कोशिश करें तो एक भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लिपि। अभी आपके सामने जो ये लिखा हुआ है, तो इस भाषा को लिखने के लिए हमने इन चिन्हों का प्रयोग किया। आपके सामने सब क्या है, देखिए ये जैसे हमने कहा दूसरा, तो ये द क्या है, ये द ध्वनि के लिए उसका चिन्ह है। ये ऊ क्या है, ये ऊ ध्वनि का चिन्ह है। ये स क्या है, ये स ध्वनि के लिए उसका चिन्ह है। यानी कहने का मतलब एक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, लिपि बोला जाता है। और सब भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का हम प्रयोग करते हैं, और ठीक वैसे ही अंग्रेजी को लिखने के लिए हम रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की लिपि क्या है, रोमन है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। तो अभी हमने पीछे समझा था संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है, तो अब उन सभी 22 भाषाओं की लिपियां जान लेते हैं कि उन 22 भाषाओं की लिपियां कौन कौन सी, किस किस लिपि में उनको लिखा जाता है। तो देखिए अब हम जानते हैं भारत की 22 भाषाएं जिनका संविधान में जिक्र है और उनकी लिपियों की लिस्ट आपके सामने है। देखिए हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, सिंधी भाषा को देवनागरी और फारसी लिपि में लिखा जा सकता है, कश्मीरी को फारसी लिपि में, गुजराती को गुजराती लिपि में, मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उड़िया को उड़िया लिपि में लिखा जाता है, बांग्ला को बांग्ला में, असमिया को असमिया में, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, तमिल को ब्राह्मी लिपि में, तेलुगु को ब्राह्मी लिपि में, मलयालम को भी ब्राह्मी लिपि में और कन्नड़ को भी ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। चारों दक्षिण भारतीय भाषाओं को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली और डोगरी, इन सभी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मणिपुरी को मणिपुरी में, बोडो को भी देवनागरी में और मैथिली को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, या मैथिली लिपि में भी लिखा जाता है। अब यहाँ एक चीज समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैं छोटी सी एक बात समझाना चाहूंगा। देखिए जो भारत की 22 भाषा की लिपियां हैं ना, उनको क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है इनकी लिपियां अलग अलग हों। ऐसा हो सकता है क्षेत्रीय स्तर पर इनकी अलग लिपियां हों, जो यहाँ पर आपको लिस्ट में है। आप ये कह सकते हैं कि नहीं इसको तो इस लिपि में लिखा जाता है। देखिए ये जो डेटा है ना, ये आमतौर पर भाषा और उनकी लिपि में भेद हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास जो डेटा पहुंचता है उन्होंने इन लिपियों को स्वीकृत किया है। इन भाषाओं के लिए जो सरकार के पास डेटा पहुंचता है उन्होंने इन लिपियों को ही स्वीकृत किया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो ज्यादातर जो पढ़ने लिखने में यदि किसी भाषा का आप प्रयोग करेंगे इनमें से किसी का, तो उनमें जो लिपियां हैं वो यही हैं। जैसे जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब ऐसा हो सकता है क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है इनमें से कोई सी भाषा ऐसी हो जिसको किसी और लिपि में लिखा जाता हो, लेकिन जो गवर्नमेंट जिनको स्वीकृत करती है वो लिपियां ये हैं इन 22 भाषाओं के लिए। ठीक है, ये बात आई। अब एक एक करके हमने लिपियों का जिक्र करना। मैं सबसे पहले आपके सामने ना इस ब्राह्मी लिपि का जिक्र करना चाहूंगा। ये समझिए ध्यान से। देखिए जो ब्राह्मी लिपि है ये प्राचीन भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि रही है।
है। जो ब्राह्मी लिपि है ना, ये प्राचीन भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि रही है और ब्राह्मी लिपि आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो गई। जो ब्राह्मी लिपि थी आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो गई, और वो भाग कौन कौन से हैं? एक तो दक्षिणी शैली और एक उत्तरी शैली, यानी ब्राह्मी लिपि की एक दक्षिणी शैली बन गई और ब्राह्मी लिपि की एक दूसरी क्या बन गई? उत्तरी शैली बन गई। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब याद रखिएगा कि उसके बाद ब्राह्मी लिपि से ही जन्म हुआ है नागरी और देवनागरी लिपि का। इस चीज को समझिए। फिर उसके बाद इस ब्राह्मी लिपि से ही जन्म हुआ है किस किस का? ब्राह्मी लिपि से ही जन्म हुआ है नागरी लिपि का, ब्राह्मी लिपि से ही जन्म हुआ है देवनागरी लिपि का। इस चीज को समझिएगा। पहले ये समझो, देखिए ब्राह्मी लिपि, ये जो ब्राह्मी लिपि है, इस ब्राह्मी लिपि से ही जन्म हुआ नागरी लिपि का, और फिर इस नागरी से ही बनी है फिर देवनागरी, इस नागरी से ही विकसित हुई है फिर कौन सी? देवनागरी। इसके अलावा और भी राजस्थानी, गुजराती वगैरह और गुरुमुखी वगैरह भी, जो गुरुमुखी लिपि है उन सभी का भी फिर इस नागरी से ही गुरुमुखी हुई, फिर राजस्थानी हुई, फिर उसके बाद आपकी गुजराती वगैरह, इन सब का भी नागरी लिपि से ही विकास हुआ है। इस चीज को समझ के चलिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। देखिए लिपि आपने यदि पहले से पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अब समझ लीजिए आराम से। जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि रही है और सबसे प्राचीन लिपि रही है। फिर आगे चलकर के क्या हुआ? आगे चलकर ये दो भागों में बट गई। वो दो भाग कौन कौन से हैं? वो उसमें जो पहली शैली है वो दक्षिणी शैली और दूसरी है इसकी उत्तरी शैली, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी, इस ब्राह्मी लिपि से ही तो विकास हुआ है किसका? नागरी और देवनागरी का। अभी मैंने आपको समझाया, नागरी से ही देवनागरी, गुरुमुखी, गुजराती और राजस्थानी वगैरह इन सब का, इन सब की लिपियों का क्या हुआ? विकास होता गया। ये बात आपको अच्छे से समझ के चलनी है। अब याद रखिएगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि वर्तमान समय में जो हिंदी हम पढ़ लिख रहे हैं ना, प्रेजेंट में जो हिंदी हम पढ़ लिख रहे हैं, उसकी देवनागरी लिपि और लगभग बहुत सी भाषाओं की जो लिपियां हैं, खाली देवनागरी लिपि की बात नहीं, और भी लगभग बहुत सी भाषाओं की जो लिपियां हैं तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं की लिपियां इसी ब्राह्मी लिपि का ही क्या है? विकसित रूप है। इसी ब्राह्मी लिपि का ही वह डेवलप्ड रूप है। बात आई समझ में? अब देखिए लिपि का महत्व क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं, आगे पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि जो लिपि होती है उस लिपि का महत्व क्या होता है, इसको जानिए सबसे पहले। देखिए यदि हम लिपि के महत्व की बात करें तो लिपि का जो विकास हुआ वो इसलिए हुआ ताकि हम अपने विचारों को लिखित रूप देकर किसी को भी आसानी से अपने विचार समझा सके और अपने विचारों को लिखित रूप देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध करा सके। जैसे अब सपोज करिए हम बोल रहे हैं, तो बोलने के बाद क्या है? मान लीजिए अब जैसे आप इस कक्षा को देख रहे हो और आप इसको लिखिए मत, केवल सुनते रहिए। कितनी देर याद रहेगा? बहुत ही कम देर। लेकिन यदि आप इसको लिखित रूप दे देंगे, लिपि का प्रयोग करके इसको लिख देंगे, तो फिर क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने इसके नोट्स तैयार करे, आने वाले समय में काफी समय तक आप उनको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। आपके चिर परिचित बहन भाई वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो लिपि से फायदा क्या हुआ? लिपि से ये हुआ कि मनुष्य ने अपने विचारों को लिखित रूप दे दिया, उनको पुस्तकों का रूप दिया, उनको विभिन्न पत्रिकाओं का रूप दिया, अपने विचारों को लिखा, बोल करके वो किस किस को समझाते। देखिए आज का समय तो अब चीजें बदल चुकी हैं। अब तो मान लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूं तो हमने इसको एक चलचित्र के माध्यम से इसको रिकॉर्ड कर लिया और ये उपलब्ध है। लेकिन फिर भी इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। यदि आप ये देखें लिपि का असली महत्व क्या है, तो वो यही है कि जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो उसको हम अवेलेबल करा सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो लिपि का सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ। इसके अलावा यदि हम इस चीज को समझें, देखिए यदि हम बोलते हैं, जब हम अपने विचारों को किसी को समझाना चाहते हैं, यदि वो हमारे निकट हैं, हमारे निकट रहते हैं, तो हमारी वाणी से निकली हुई जो ध्वनियां हैं उनको सुनकर वो समझ लेंगे। इस चीज को समझिए, उसके बाद समझेंगे ध्वनि और लिपि में क्या अंतर होता है। मैं आपको लिपि के महत्व के बारे में एक थोड़ी सी चीज और समझाता हूं, इस चीज को समझिए। देखिए जब हम किसी के मतलब जब हम अपने विचारों को किसी को समझाना चाहते हैं, तो यदि वे हमारे निकट हैं, हमारे नजदीक हैं, तो वे हमारी वाणी से, हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलेगी उनको सुनकर हमारे विचारों को समझ लेंगे। परंतु यदि वे हमारे निकट ना हो या कहीं दूर दूसरी जगहों पर हों, तो वे हमारी ध्वनियों को नहीं सुन पाएंगे। अब आप कहोगे फोन से सुन सकते हैं। देखिए ये माध्यम अब चल गए हैं, अब आधुनिक युग आ चुका है। लेकिन यदि अब उस परिदृश्य की बात करें, आप प्राचीन परिदृश्य की बात करें, तो उसको लेकर के आप सोचिए इस बात को। अब यदि वो दूर हैं, कहीं दूर जगह पर हैं, तो वे हमारी ध्वनियों को नहीं सुन पाएंगे। तो इसके लिए ध्वनियों को हम लिखित रूप देकर हम उन्हें क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने विचार विनिमय में स्थायित्व प्रदान करने के लिए, क्योंकि जो आपने बात लिख दी तो क्या है, उसने अपनी लिखी बात को स्थायित्व प्रदान कर दिया, स्टेबिलिटी प्रदान कर दी, और आप अपनी इस बात को कहीं भी कितनी भी दूर लिख करके कहीं भी पहुंचा सकते हैं। बात आ गई समझ में? और ये वो लिपि क्या है? लिपि है ध्वनि चिन्ह, यानी जो हम मुंह से बोलते हैं ध्वनि, उसका क्या है? उसको आपने चिन्ह दे दिया। जैसे मैंने ध्वनि बोली लिखित, तो लिखित तो खाली ध्वनि, और अब इस लिखित ध्वनि को मैं चिन्ह के रूप में लिख दूं तो वो इस तरह से दिखेगा आपको, जो आपके सामने ये दिख रहा है। तो लिपि का विकास क्यों हुआ? लिपि का विकास इसलिए हुआ ताकि हम अपने विचारों को लिखित रूप देकर किसी को भी आसानी से समझा सकें और हम अपने विचारों को लिखित रूप देकर आने वाली पीढ़ियों को भी इसको क्या करा सकें? उपलब्ध करा सकें। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, हमारी नेक्स्ट बिंदु है, वो है कि देखिए ध्वनि और लिपि में फिर अंतर क्या होता है, साउंड में और स्क्रिप्ट में, है ना। लिपि को स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। देखिए जो सबसे पहला होता है वो ये, ध्वनि अस्थायी होती है और लिपि स्थायी होती है। ध्वनि अस्थायी क्यों होती है? मान लीजिए आपने कोई शब्द बोला या कोई वर्ण बोला खत्म हो गया, लेकिन यदि आपने वो वर्ण लिख दिया तो फिर क्या है? वो स्थायी हो जाता है, वो स्टेबल है, वो परमानेंट है। आपने केवल बोला तो परमानेंट नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात?
फिर वही उदाहरण आता है बार बार, मैं बोल रहा हूं, आप केवल यदि सुन रहे हो तो कितनी देर याद रहेगा, थोड़ी बहुत देर। लिख लोगे तो यदि आप भूल भी जाते हो तो उसको उठा करके देख सकते हो। तो ध्वनियां क्या होती है, ध्वनि होती है अस्थायी और लिपि क्या होती है, लिपि स्थायी होती है। अगला क्या अंतर है, देखिए ध्वनि वाणी से निकलती है किंतु ध्वनियों को लिपि के जरिए लिखित रूप दिया जाता है, ये एक अंतर है। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि निकलेगी कहां से निकलेगी, ध्वनि वाणी से निकलेगी। लिपि कहां से निकलेगी, लिपि तो खुद उस ध्वनि को ही हम लिखित रूप देते हैं, वही क्या बनती है, लिपि बनती है। जब उस ध्वनि को ही लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो क्या बनती है, लिपि। ध्वनि कहां से आती है, वाणी से, हमारे कंठ से, हमारे मुख से। और लिपि कहां से आती है, वही जो वाणी, वही जो ध्वनि निकली है उसी को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो वही क्या बनती है, वही बनती है लिपि। अगला एक और अंतर देख लेते हैं, ध्वनि के जरिए विचारों का आदान प्रदान निकट में होता है। ध्वनि के जरिए देखिए यदि आपके कोई पास में है, आपके कोई निकट में, आपके संपर्क में है, तो ध्वनि के जरिए आप आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई दूर है आपसे तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको लिपि का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप व्हाट्सएप चैट करते हैं, वो भी क्या है, लिपि का ही एक प्रकार है। तो ये तो एक बेसिक सी चीज थी, ध्वनि और लिपि में क्या अंतर है, ये तो एक बेसिक सी बात थी। अब हम समझते हैं भाषा और लिपि में क्या डिफरेंस होता है, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है। तो अगले हमारा बिंदु है, देखिए भाषा और लिपि का जो सबसे पहला अंतर है वही होता है, भाषा होती है श्रव्य यानी उसको सुन सकते हो, और लिपि होती है दृश्य, लिपि को सुन नहीं सकते। लिपि दृश्य, उस लिपि दिखती है, भाषा सुनती है। तो भाषा श्रव्य होती है और लिपि क्या होती है, लिपि दृश्य होती है, दिखती है। दूसरा पॉइंट, भाषा स्वतंत्र होती है जबकि लिपि भाषा पर निर्भर करती है। जो भाषा होगी वो स्वतंत्र होती है, भाषा इंडिपेंडेंट होती है, भाषा किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो मनुष्य के मन में विचार आएगा वो उसको ध्वनि का रूप देगा और बता देगा। लेकिन लिपि किसी ना किसी लैंग्वेज पर डिपेंड करेगी। लिपि ऐसे स्वतंत्र नहीं होती, लिपि फिक्स होती है, वो किस पर के ऊपर डिपेंड करती है, भाषा के ऊपर डिपेंड करती है। अब यदि अंग्रेजी भाषा है तो रोमन लिपि का प्रयोग होगा, हिंदी भाषा है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। तो लिपि किसके ऊपर डिपेंड करेगी, भाई देवनागरी लिपि है तो वो किस किस भाषा को लिख देगी, हिंदी को लिख देगी, संस्कृत को लिख देगी, और भी बहुत सारी भाषा, मराठी को लिख देगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, भाषा के ऊपर डिपेंड करती है लिपि। अगला जो अंतर है, अब मैं इस चीज को मैं थोड़ा सा और अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए इस बात को, भाषा और लिपि के इस अंतर को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, ये उदाहरण आपके सामने है, वह जाता है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये जो वह जाता है, यहां पर आप एक चीज पाएंगे, वो चीज ये है कि इसकी भाषा तो क्या है, हिंदी है, लेकिन लिपि कैसी है, देवनागरी। ध्यान समझिए, भाषा कैसी है, भाषा हिंदी है, लिपि कैसी है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो, ये वाक्य आप देख रहे हो, ये किस लिपि में लिखा हुआ है, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अब देखिए मजे की बात, वह जाता है, भाषा हिंदी है लेकिन लिपि कैसी हो गई, रोमन। भाषा तो इसकी कैसी है, हिंदी है, हिंदी भाषा का वाक्य है तो, लेकिन किस लिपि में लिख दिया है हमने इसको, रोमन लिपि में लिख दिया है। अब आगे देखिए, आगे एक वाक्य है, ही गोज। अब यहां पर इसकी भाषा भी अंग्रेजी है और लिपि भी कैसी है, स्क्रिप्ट भी रोमन है। लेकिन अब आगे देखिए, ही गोज, यहां पर भाषा तो अंग्रेजी है लेकिन लिपि कैसी है, देवनागरी। इससे आप क्या समझे, इससे हम ये समझे कि भाषा और लिपि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, दोनों मिलकर के ही एक अच्छा समावेश बनाते हैं, एक अच्छा समायोजन बनाते हैं। भाषा और लिपि एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं। और अभी हमने इन बातों से क्या समझा, अभी हमने इन बातों से यह समझा कि विश्व की सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है, परंतु हम किसी भाषा को कई लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे आपने यहां पर देखा, यहां पर भाषा अंग्रेजी है लेकिन हमने इसको किस में लिख दिया, उसको हमने देवनागरी लिपि में लिख दिया। यहां पर भाषा हिंदी है लेकिन हमने इसको किस लिपि में लिख दिया, हमने इसको रोमन लिपि में लिख दिया। ये भी हो जाता है, विश्व की सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है, परंतु हम किसी भाषा को कई लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे हिंदी को आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हो, हिंदी को आप कन्नड़ लिपि में लिख सकते हो, रोमन में लिख सकते हो, गुजराती में भी लिख सकते हो, इन सभी में लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख नहीं सकते। बट हिंदी की जो लिपि है वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में देवनागरी है। अब बात आती है लिपि कितने प्रकार की होती है। उससे पहले एक और चीज समझ लो आप, जैसे आप देखते हो कि रोमन लिपि है, रोमन लिपि में और भी बहुत सारी लैंग्वेज लिखी जाती हैं। उसी प्रकार किसी एक लिपि में बहुत सारी भाषाएं भी लिख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर देखा कि हिंदी भाषा को हम देवनागरी में लिख सकते हैं, रोमन में भी लिख सकते हैं, गुजराती में भी लिख सकते हैं हिंदी भाषा को। ऐसे ही उल्टा भी होता है, उसी प्रकार किसी एक लिपि में कई भाषा भी लिख सकते हैं। जैसे आप रोमन में इंग्लिश लिख सकते हो, हिंदी भी लिख सकते हो, फ्रेंच भी लिख सकते हो, जर्मन भी लिख सकते हो। बताइए समझ, इन लिपियों में लिखा जा सकता है। बाकी जो हर भाषा की लिपि है, तो जो हमने 22 भाषाओं की लिपियां और सभी के उनकी लिपियों के बारे में जिक्र किया था, वो जो ऑफिशियल चार्ट मैंने आपको दिखाया था ना पूरा का पूरा, सभी की लिपियां, उसका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तो केवल एक समझाने की बात थी कि ऐसा भी हो सकता है। बताइए समझ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और चीज समझते हैं कि लिपि अब आखिरकार होती कितने प्रकार की है। देखिए यदि लिपि के आप प्रकारों की बात करते हैं तो लिपि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पूरे विश्व में जो लिपि होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आप जानते हैं भाषाओं को लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो प्रकार है वो है चित्रलिपि। 3 प्रकार की लिपि होती है पूरी दुनिया में। सबसे पहली होती है चित्रलिपि, दूसरा होता है अल्फाबेटिक लिपि और तीसरी होती है अल्फा सिलेबिक लिपि। बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 टाइप होते हैं, चित्रलिपि, अल्फाबेटिक लिपि और अल्फा सिलेबिक लिपि। ये 3 टाइप होते हैं किसके, लिपि के। अब सबसे पहले बात करेंगे चित्रलिपि क्या क्या है, उसके उदाहरण मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो चित्रलिपि होती है ना, इसमें होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस चित्रलिपि में होता यह है, इस लिपि के जरिए जो लोग होते हैं ना, वो अपने विचारों और भावों को चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे। चित्रलिपि में क्या होता था, जो लोग अपने विचारों और भावों को
व्यक्त करते थे वो चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे। इस बात को ध्यान समझिएगा। अब इसके मैं आपको उदाहरण देता हूँ कौन कौन सी लिपियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए चीनी लिपि, उसमें बहुत सारे चित्र हुआ करते थे। इसके अलावा प्राचीन मिस्र की जो प्राचीन लिपि है यानी प्राचीन मिस्री लिपि, उसमें भी चित्रों का बहुत प्रयोग होता था। और इसके अलावा कांजी लिपि जो जापान की है। देखिए अब सीधी सी बात है, चीनी लिपि कहाँ की है? चीन में। प्राचीन मिस्र लिपि ये प्राचीन मिस्र में चलती थी और कांजी लिपि जो है वो जापान की है। ध्यान रखिएगा ये वो तीनों वो लिपि हैं जिनमें चित्र होते थे। चित्रों के माध्यम से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। कौन कौन सी? एक चाइनीज लिपि है और प्राचीन मिस्र की लिपि और कांजी लिपि कहाँ की? जापान की। अब इसके बाद आती है ये वाली अल्फाबेटिक लिपि, ठीक है। उसके बाद अल्फा सिलेबिक की बात करेंगे। तो देखिए जो अल्फाबेटिक लिपि है इसके बारे में एक चीज समझिए, इस लिपि में स्वर व्यंजन के बाद अपने पूरे रूप में आता है। इस चीज को समझिए, ध्यान से समझिए। इस लिपि में जो स्वर होता है वो व्यंजन के बाद अपने पूरे रूप में आता है। ये फर्क है। अल्फा सिलेबिक में क्या होगा? जो स्वर होगा वो व्यंजन के बाद अपने पूरे रूप में नहीं, मात्रा रूप में आता है। और यदि अकेला आया है तो वो पूरे रूप में आता है। लेकिन अल्फाबेटिक सिलेबिक, यहाँ जो मैं अल्फा, इसके बाद जो अल्फा सिलेबिक आएगा उसकी बात बता रहा हूँ मैं। अल्फा सिलेबिक में क्या होता है? जो स्वर यदि व्यंजन के बाद आ जाए तो वो मात्रा रूप में आता है, जैसे हिंदी में होता है। लेकिन ये जो अल्फाबेटिक लिपि है इसमें ये होता है जो स्वर आता है वो व्यंजन के बाद अपने पूरे रूप के साथ आता है, आधा होकर के नहीं आता। अब इसका मैं कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। अल्फाबेटिक लिपि के कौन कौन सी जो लिपियां हैं वो अल्फाबेटिक लिपि के अंदर आती हैं। देखिए यूनानी लिपि, यूनानी लिपि जो है, इसके अलावा इब्रानी लिपि, इब्रानी लिपि के अलावा रोमन लिपि जिसमें अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है, इसके अलावा अरबी जो अरबियन स्क्रिप्ट है वो, इसके अलावा सिरिलिक लिपि भी इसी में आती है। देखिए जो यूनानी लिपि है आप जानते हैं वो ग्रीक भाषा जो है वो यूनानी लिपि में लिखी जाती है, जो यूनानी भाषा है। और कुछ गणित के चिन्ह भी यूनानी लिपि में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इब्रानी लिपि है, जो इजराइल की भाषा है ना हिब्रू, इजराइल की जो भाषा है हिब्रू, उसकी लिपि है इब्रानी लिपि। रोमन लिपि आप जानते हैं, देखिए रोमन लिपि में ही अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और जितने भी आप देखोगे ये मिडिल और वेस्ट यूरोप की जितनी भी लैंग्वेज हैं ये सारी की सारी रोमन लिपि में ही लिखी जाती है। तो अब अंग्रेजी में आप देख सकते हैं, सपोज करिए आपको व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के बाद यदि आपको वोवल लिखना है तो पूरे रूप में आएगा, आधा होकर तो नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? तो उसी को तो अल्फाबेटिक लिपि, अब ये जितनी भी लिपि है ना इनमें सभी में ऐसा होता है कि व्यंजन के बाद कॉन्सोनेंट के बाद जब वोवल आता है तो वो अपने पूरे रूप में आता है, ऐसे आधा होकर नहीं आता। लेकिन अब हिंदी लिपि में ऐसा नहीं होता है, जो हिंदी की देवनागरी लिपि है उसमें ऐसा नहीं होता है। वहां पाओगे कि व्यंजन के बाद यदि स्वर आता है, यदि व्यंजन के बाद स्वर आता है तो वो मात्रा रूप में आ जाता है। समझे? ऐसे अरबी लिपि है, देखिए अरबी लिपि में लिखी जाती है कौन कौन सी भाषाएं? अरबी भाषा, उर्दू, कश्मीरी और फारसी, ये सभी भाषाएं अरबी लिपि में लिखी जाती हैं। और इसके अलावा सिरिलिक लिपि में लिखी जाती है रशियन और सोवियत संघ की जितनी सब भाषाएं हैं सारी की सारी सिरिलिक लिपि में लिखी जाती हैं। बात करते हैं इसके अलावा हम सिलेबिक लिपि की, अल्फा सिलेबिक लिपि की हम बात करते हैं। तो जो सिलेबिक लिपि है उसमें होता क्या है? उसमें व्यंजन के बाद स्वर आता है तो उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। यदि व्यंजन के बाद स्वर आता है तो उस पर क्या होता है? स्वर की मात्रा का चिन्ह लगता है। और अगर व्यंजन ना हो तो स्वर का सीधे प्रयोग हो जाता है। जैसा आप हिंदी में देख सकते हो, हिंदी भाषा का जब आप कोई शब्द लिखते हो तो यदि व्यंजन के बाद स्वर आता है तो मात्रा रूप पे आएगा, और यदि व्यंजन ना हो तो स्वर पूरा का पूरा आता है। समझ पा रहे हैं बात? तो इस चीज को आप अच्छे से समझ, मुझे उम्मीद है ये बात, मैं अभी उदाहरण नहीं दे रहा हूं बट मुझे उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे द्रविड़ भाषाओं की जो लिपि है, द्रविड़ भाषाओं की लिपि, इसके अलावा जो शारदा लिपि है, और द्रविड़ भाषाओं की लिपि यानी मलयालम की, तमिल की, तेलुगु, कन्नड़ भाषा, ये सारी इनकी जो लिपियां हैं उनमें ये वो सारी की सारी किसके अंडर आती हैं? स्लैबिक लिपि के अंदर आती हैं। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा ये सब ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके अलावा शारदा लिपि जिसमें जो है प्राचीन, ये जो शारदा लिपि है ब्राह्मी से विकसित प्राचीन कश्मीरी और प्राचीन संस्कृत की लिपि हुआ करती थी। इसमें प्राचीन कश्मीरी और प्राचीन संस्कृत को इस शारदा लिपि में लिखा जाता है। ये भी किसके अंदर आती है? ये भी एक तरह की सिलेबिक लिपि है। और इसके अलावा मंगोलियन लिपि का भी ध्यान रखिए, जो मंगोलियन लिपि है वो भी एक तरह की सिलेबिक लिपि है। और इस मंगोलियन लिपि में चीन की कई भाषाएं, कोरिया की भाषाएं, जापान की भाषाएं, जापानी और दक्षिण पूर्व सोवियत की भाषाएं भी बस मंगोलियन लिपि में लिखी जाती हैं। ये भी एक तरह की सिलेबिक लिपि है। ये एक तरह से थोड़ी सी नॉलेज दे दी, ये समझने के लिए है आपके लिए। लिपि को थोड़ा विस्तार पढ़ना चाहते हो तो ये सब चीज आप देख सकते हैं। एक लिपि और होती है जो मैंने अब यहाँ पर लिस्ट में नहीं लिखवाई, वो थी ब्रेल लिपि। उसको और समझ लीजिए ब्रेल लिपि क्या चीज होती है। आपने ब्रेल लिपि के बारे में जरूर सुना होगा, ये समझना आपके लिए थोड़ा जरूरी है, इससे प्रश्न भी आए हुए हैं। देखिए जो ब्रेल लिपि है वो नेत्रहीन लोगों के पढ़ने और लिखने की लिपि होती है। जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग करते हैं वही होती है ब्रेल लिपि। अब इसमें क्या होता है? इसमें उभरे हुए 6 डॉट्स होते हैं। ये किसके ऊपर आधारित होती है? ये उभरे हुए 6 डॉट्स पर आधारित होती है और इसमें 64 अक्षर होते हैं। और इसकी प्रत्येक आयताकार सेल में 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं 2 पंक्तियों में। इसकी प्रत्येक, इसमें आयताकार सेल्स बनी होती हैं, आयताकार सेल होती है और उसमें 6 उभरे हुए बिंदु 2 पंक्तियों में होते हैं। और नेत्रहीन लोगों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का क्या होता है? प्रयोग होता है। अब देखिए यदि ब्रेल लिपि की बात की जाए तो ब्रेल लिपि में होता क्या है? ब्रेल लिपि में एक डॉट की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 0.2 इंच होती है। और इसे एक विशेष तकनीक के जरिए अंधे लोग अपनी अंगुलियों को विभिन्न दिशाओं में घुमा घुमा कर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हालांकि अब 6 डॉट्स पर ही आधारित है। यही आपको यदि प्रश्न पूछा है कितने डॉट्स पर आधारित है, 6 पर ही। लेकिन यदि अब मॉडर्न ब्रेल लिपि की बात करें ना तो इसको 8 डॉट्स पर विकसित कर दिया गया है।
आधुनिक ब्रेल स्क्रिप्ट यानी लिपि को कहते हैं, उसको 8 डॉट्स पर विकसित कर दिया गया और जिसमें और ज़्यादा शब्दों चिन्हों को पढ़े जाने की सुविधा उपलब्ध है। और 8 डॉट्स वाली ब्रेल लिपि, ब्रेल लिखा गया है पर यहाँ पर ये छुटा हुआ है। ब्रेल लिपि में 256 अक्षर होते हैं और इसमें विराम चिन्ह, गणितीय चिन्ह के अलावा संगीत के नोटेशन भी अब देखे जा सकते हैं। खैर चलिए, ये तो मैंने अब आपको करंट की बात बताई, लेकिन प्रश्न आता है कितने डॉट्स पर आधारित होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये 6 डॉट्स पर आधारित होती है। अब बात करें देखिए ब्रेल लिपि आखिर आई कहां से, तो देखिए ब्रेल लिपि का जो आविष्कार था वो फ्रांस के ही लेखक थे, एक फ्रांसीसी लेखक थे लुईस ब्रेल। इन्होंने 1824 में इसका आविष्कार किया था। लुईस ने जब यह लिपि बनाई तो वो मात्र 15 वर्ष के थे जब ये उन्होंने लिपि बनाई। अब उनको लिपि बनाने की जरूरत क्या पड़ी, आखिरकार उन्होंने इसको बनाया क्यों, तो देखिए ब्रेल लिपि के जो जनक हैं लुईस ब्रेल, उनका जन्म ना 1809 में फ्रांस में हुआ था। 1809 में हुआ क्या कि एक एक्सीडेंट में इनकी आंखों की रोशनी चली गई जब वे 8 वर्ष के थे। तो फिर उनके द्वारा बनाई गई लिपि आज पूरी दुनिया में मान्य है। फिर क्योंकि उनको आंखें, उनकी रोशनी चली गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने 1824 में ही इस लिपि का आविष्कार किया। और जब उन्होंने बनाई तो वो मात्र कितने वर्ष के थे, वो मात्र 15 वर्ष के थे जब उन्होंने इस लिपि को बनाया था। अब कुछ 1-2 प्रश्न देख लेते हैं इसके ऊपर। देखिए पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो अभी मैंने बताया कि जो ब्रेल लिपि होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और इसके प्रत्येक आयताकार सेल में 6 उभरे बिंदु 2 पंक्तियों में होते हैं। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, देखिए लुई ब्रेल दिवस उस दिन मनाया जाता है जब उनका जन्म हुआ था। मैंने बताया 4 जनवरी 1809, तो 4 जनवरी को यानी लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। पूछे ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन थे, तो सिंपल सी बात है, ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन थे, लुईस ब्रेल। तो ब्रेल लिपि के जन्मदाता फ्रांस के बहुत ही एक प्रसिद्ध शिक्षक लुईस ब्रेल हैं, जिन्होंने 1824 में ब्रेल लिपि का क्या किया था, आविष्कार किया था। अब देखिए मैं जितनी भी प्रमुख लिपियां हैं उनके बारे में एक बार समझ लेते हैं। जैसे ब्राह्मी लिपि हो गई, खरोष्टी लिपि हो गई, देवनागरी लिपि हो गई। फिर देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि हमारी हिंदी की लिपि ही क्या है, देवनागरी लिपि। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ब्राह्मी लिपि की। ध्यान से समझते रहिएगा, कंटेंट आपको बहुत अच्छे लेवल का मिलता जाएगा, सही आराम से समझते जाइए। देखिए ब्राह्मी लिपि की यदि बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है और ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम उदाहरण अशोक के अभिलेखों में देखने को मिल सकता है। इससे पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि का जो विकास हुआ वो 5वीं सदी का है, जो बौद्धकालीन है। 5वीं सदी नहीं होना चाहिए, ये करीब होना चाहिए 500 ईस्वी पूर्व का होना चाहिए। ब्राह्मी लिपि का जो विकास है वो लगभग कब का है, 500 ईस्वी पूर्व का है, जो बुद्धकालीन है। ठीक है, गौतम बुद्ध के समकालीन है। तो इसको सही कर लेना, इससे पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि का विकास 500 ईस्वी पूर्व का है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि से ही खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले विलियम जोन्स ने स्पष्ट किया था। ब्राह्मी लिपि के बारे में जो मतलब इसको खोजा था कि ये ब्राह्मी लिपि है, इसको जिन्होंने इसको स्पष्ट किया वो कौन थे, सबसे पहले वो व्यक्ति थे विलियम जोन्स। अब बात इसके अलावा यदि ब्राह्मी लिपि की बात की जाए तो उसके बाद में क्या हुआ, बाद में ब्राह्मी लिपि 2 पार्ट में बट गई। ब्राह्मी लिपि का विकास वैसे मौर्य काल में भी हुआ, क्या ब्राह्मी लिपि का विकास मौर्य काल में भी हुआ था, लेकिन उसके बाद जो ब्राह्मी लिपि थी वो 2 भागों में बट गई। एक तो बन गया उत्तरी ब्राह्मी और एक बन गया दक्षिणी ब्राह्मी, 2 पार्ट में टूट गई। अब हुआ क्या, ये जो दूसरा पार्ट था दक्षिणी ब्राह्मी, इसी से जन्म हुआ साउथ इंडिया वाली लैंग्वेज का। दक्षिणी ब्राह्मी से ही तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम का विकास हुआ। और उत्तरी ब्राह्मी से क्या हुआ, उत्तरी ब्राह्मी से विकास हुआ नागरी लिपि का। उत्तरी ब्राह्मी से किसका विकास हुआ, नागरी लिपि का। और इस नागरी लिपि से ही बनी फिर देवनागरी, गुरुमुखी, राजस्थानी और गुजराती। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास हुआ और जिसके अंतर्गत कई लिपि आती हैं, कौन कौन सी, देवनागरी, गुरुमुखी, राजस्थानी और गुजराती। ऐसे समझते रहिए, इस चीज को आपको समझ में आता जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि से सबसे पहले विकास होता है खरोष्टी लिपि का, तो उस खरोष्टी लिपि के बारे में भी समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, खरोष्टी लिपि क्या, देखिए खरोष्टी लिपि भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। ये 3री से 4थी सदी ईस्वी पूर्व, यहाँ पर ईस्वी पूर्व कर लेना, ये 3री से 4थी सदी ईस्वी पूर्व के बीच में प्रभावी रही और इस लिपि का प्रयोग भी अशोक स्तंभ में देखा जा सकता है और इस लिपि का प्रयोग ज्यादातर अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में देखा गया है। बात ही समझ। अब यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है। देखिए जैसे आपने देखा था कि जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि को हम लिखते हैं बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट, लेकिन ये जो खरोष्टी लिपि है ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये जो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी ये दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। जैसे फारसी लिपि, जैसे पर्शियन लिपि लिखी जाती है ना, ऐसे ये राइट टू लेफ्ट होती थी खरोष्टी लिपि। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है, वो ये है कि देखिए ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि से ज्यादा विकसित, जो ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी वो इस खरोष्टी लिपि से ज्यादा डेवलप्ड थी, इसलिए ब्राह्मी लिपि से तो विभिन्न लिपियों का जन्म हो गया और खरोष्टी लिपि क्या हुई, धीरे धीरे विलुप्त हो गई। खरोष्टी लिपि विलुप्त हो गई और ब्राह्मी लिपि बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी, तो ये इससे बहुत सारी लिपियों का क्या हुआ, जन्म हुआ। लेकिन खरोष्टी लिपि क्या हो गई, खरोष्टी लिपि बहुत ही जल्दी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अब इसके बाद ये हमने बात समझ ली, अब हम बात करते हैं अपनी देवनागरी लिपि की। देखिए अब आप जानते हैं देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से ही विकसित हुई नागरी और नागरी लिपि से विकसित होती है अपनी देवनागरी। देवनागरी लिपि भारत की सबसे प्रचलित लिपियों में से एक है।
इसमें कई भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में, जैसे हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत हो गई, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, नेपाली, भोजपुरी, ये सब किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। और अधिकांश लिपियों की तरह देवनागरी लिपि भी लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं लिखी जाती है, और इसके प्रत्येक शब्द के ऊपर एक क्षैतिज रेखा होती है जिसको शिरोरेखा कहा जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पर जितने भी ये शब्द लिख रहे हैं, तो ये देख रहे हो, ये ऊपर यहाँ पर सबके ऊपर देखिए, सबके ऊपर हमने एक क्षैतिज रेखा खींच रखी है। देखिए ये रोमन लिपि है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये रोमन लिपि। यहाँ पर आपको कहीं भी कोई क्षैतिज रेखा नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो सभी में ऊपर क्षैतिज रेखा दिख रही है, इसी को बोलते हैं शिरोरेखा। और जो देवनागरी लिपि एक कैसी लिपि है? यह है अक्षरात्मक यानी सिलेबिक स्क्रिप्ट है, सिलेबिक लिपि के अंतर्गत आती है। मैंने समझा था 3 टाइप थे, तो उसमें सिलेबिक लिपि के अंतर्गत आती है कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देवनागरी लिपि की विशेषताओं को समझेंगे। देवनागरी लिपि की आखिरकार विशेषताएं, क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली क्वालिटी देखिए, एक ध्वनि के लिए एक सांकेतिक चिन्ह, अर्थात जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे। कोई एक ऐसा नहीं है कि एक ध्वनि है उसके लिए अलग अलग चिन्ह, एक ध्वनि के लिए एक सांकेतिक चिन्ह बना हुआ है, हर एक ध्वनि के लिए हर एक लिपि का एक चिन्ह बना हुआ है, और जैसा बोलेंगे वैसा आप उसको लिख पाएंगे। या ऐसे भी इस बात को कहा जा सकता है कि जैसा लेखन और उच्चारण में एक रूपता, जैसा उसको लिखा जाएगा और वैसा ही उसका क्या किया जाएगा? उच्चारण किया जाएगा। ये देवनागरी लिपि की सबसे पहली विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता है स्वर और व्यंजन में तर्क संगत और वैज्ञानिक क्रम विन्यास। देवनागरी लिपि में जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो काफी लॉजिकल हैं, और उनका जो क्रम दिया हुआ है वो काफी साइंटिफिकल है, वो काफी वैज्ञानिक तौर पर प्रूव्ड माना गया है। देखिए देवनागरी के वर्णों का जो क्रम विन्यास है उनके उच्चारण के स्थान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब इसको वैज्ञानिक तौर पर क्यों, वैज्ञानिक तौर पर साइंटिफिकली प्रूव्ड क्यों माना गया है? देखिए देवनागरी लिपि में जो वर्ण होते हैं ना, तो उनका जो क्रम है वो लगभग कुछ इस तरह से होता है। देखिए कुछ वर्ण आपको जो सबसे, जैसे आप हिंदी में ही देखते हैं, तो जो सबसे पहला वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है, दूसरा वर्ग मूर्धन्य, तीसरा तालव्य, चौथा दंत्य और पांचवा ओष्ठ्य। तो हम ये बात देख पाते हैं कि देवनागरी के वर्णों का जो क्रम विन्यास है वो उनके उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, कि आखिरकार वो जो वर्ण उच्चारित होता है वो किस भाग से, वो मुख के किस भाग से उच्चारित होता है, वो ओष्ठ्य है, वो दंत्य है, वो तालव्य है, मूर्धन्य है या कंठ है, इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन जो होते हैं देवनागरी लिपि में वो काफी तर्कसंगत हैं, लॉजिकल हैं, और एक वैज्ञानिक क्रम विन्यास के अंतर्गत आते हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेषताएं देखते हैं। देखिए अगली जो विशेषता है वो है मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण। देखिए ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है देवनागरी लिपि की। देखिए ये भारतीय लिपियों की अद्भुत विशेषता है कि किसी पद यानी जब आप कोई पद यानी कोई कविता पढ़ते हैं तो किसी पद के लिखित रूप से मात्राओं और उनके क्रम को गिनकर बताया जा सकता है कि कौन सी किस टाइप का छंद है। छंद का प्रकार आप बता सकते हो क्या? मात्राओं और उनके क्रम को गिनकर। जबकि आप पाओगे कि रोमन या अरबी या अन्य लिपि में यह गुण नहीं होता। तो ये देवनागरी लिपि में ये एक बहुत अच्छा गुण है कि इसकी मात्राओं की संख्या के आधार पर आप छंदों का वर्गीकरण कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। किनको? छंदों को, छंद का टाइप बता सकते हो इसको देखकर। अगली जो विशेषता है वो विशेषता यह है कि लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। हिंदी में जो लिपि चिन्ह का नाम है और जो उनकी ध्वनि निकलती है उसमें कोई अंतर नहीं होता। जब आप उसको शब्द में प्रयोग करोगे वहां भी वही ध्वनि निकलेगी, और जब उस अकेले वर्ण को बोलते हो आप वहां भी वही ध्वनि निकलती है। जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं होता। आप रोमन लिपि में पा सकते हो कि जब हम वर्ण को देखते हैं तो वहां तो उसकी ध्वनि बी है, लेकिन जब आप उसका शब्द में प्रयोग करते हो वहां उसकी ध्वनि क्या आती है? बे आती है। इस चीज को मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। देखिए जैसा भी हम यहां बताया गया कि अक्षर रोमन में जो अक्षर बी है उसका नाम तो बी है और ध्वनि क्या निकलती है? बे। अब देखिए जब आप इसको लिखते हो तो ये देखिए, जब आप इसको उच्चारित करते हो तो इसको अकेले को आप क्या बोलोगे? बी। लेकिन जैसे ही आप इसकी ध्वनि निकालोगे, इसको आप शब्द में इसका प्रयोग करना शुरू करोगे। सपोज करिए मैंने एक शब्द लिखा कैब, तो इसकी ध्वनि अब क्या निकल रही है? इसकी ध्वनि निकल रही है कैब। तो आपने एक चीज पाई यहां पर कि यहां पर इसकी जो ध्वनि है वो तो बी है, लेकिन यहां पर इसकी ध्वनि क्या निकल रही है? देखिए यहां पर इसकी ध्वनि निकल रही है बै। जब आपका शब्द में प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर इसकी ध्वनि क्या निकल रही है? बै निकल। जब देखिए और शब्द देख लीजिए आप, जैसे मैंने लिखा बॉय, तो यहां पर इसकी ध्वनि क्या निकल रही है? इसकी ध्वनि निकल रही है बै की। तो आप ये पाएंगे कि यहां पर जो ध्वनि निकल रही है उसकी बै की ध्वनि निकल रही है। लेकिन देवनागरी लिपि में जो चिन्हों के नाम है, देखिए ये तो होगा इसके चिन्ह का नाम। ये जो बी आप देख रहे हो, ये जो यहां पर आप बी देख रहे हो, ये तो इसके चिन्ह का नाम हो गया। इसके चिन्ह का नाम तो है बी। और जब आप उसकी ध्वनि निकालते हो तो ध्वनि निकलती है किसकी? ये इसकी ध्वनि होगी। तो आप ये पाओगे इसकी ध्वनि और इसके चिन्ह के नाम में फर्क है, एक जैसा नहीं है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। देखिए यदि आपने कहा कै, तो यहां भी इसकी ध्वनि कै है, और आपने कोई नाम लिखा, मान लीजिए मैंने एक नाम लिखा कमल, तो इस कमल में भी जो ध्वनि दे रहा है यहां भी ये कै की ध्वनि ही दे रहा है। ये चीज समझिए। तो यहां पर जो ये बात लिखी हुई है ना आपके सामने कि लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। जो उस लिपि चिन्ह का नाम है तो जब शब्द में प्रयोग करोगे वहां भी ध्वनि वैसी की वैसी ही रहने वाली है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं अगली क्वालिटी की तरफ।
लेखन और मुद्रण में एकरूपता होती है। लेखन और मुद्रण में एकरूपता होती है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी लिपि ऐसी है, रोमन है, अरबी और फारसी, उसमें हाथ से जब लिखते हैं तो वहां तो अलग तरह के सिंबल बनते हैं, और जब उसकी प्रिंटिंग होती है, मुद्रण होता है, वहां सिंबल अलग होते हैं, यानी जो बुक्स में पढ़ते हो वो सिंबल आपको अलग मिलेंगे। इस चीज को समझिए, लेखन और मुद्रण में एकरूपता। हमारे इस देवनागरी लिपि में एक सबसे अच्छी खासियत यह है कि जैसा लिखते हैं ना हस्तलिखित, जैसा हाथ से लिखते हैं वैसा ही प्रिंटिंग में भी होता है। लेकिन आप पाएंगे रोमन, अरबी और फारसी में हस्तलिखित, यानी जो हाथ से लिखा हुआ है और जो प्रिंटिंग है, वो दोनों रूप अलग अलग होते हैं। हालांकि हिंदी में भी कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे हम 6 लिखते हैं तो हम इसको बस ऐसे लिख देते हैं सुविधा के लिए, लेकिन जब आप पाते हो तो उसमें फिर इसको इस तरह से कुल मिला के ऐसे, तो ये कुछ एकाध वर्ण हैं हिंदी में, कुछ एकाध वर्ण हैं जो हस्तलिखित अलग तरह से होते हैं और जो प्रिंटिंग होते हैं तो अलग होते हैं। एकाध वर्ण देखिए अपवाद चल जाएगा, लेकिन अधिकांश वर्ण आप ये पाएंगे यहां पर, जो अधिकांश वर्ण हैं जो आप देवनागरी लिपि में पाएंगे। देखिए देवनागरी लिपि केवल हिंदी की ही नहीं है, देवनागरी लिपि संस्कृत की भी है, और भी बहुत सारी भाषाओं की, नेपाली की भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आप ये पाएंगे कि जो देवनागरी लिपि है उसमें जो लेखन और जो मुद्रण है, यानी हाथ से लिखना और प्रिंटिंग, उसमें बहुत ज्यादा अलग नहीं, एकरूपता से ही पाई जाती है। बात आई समझ? तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है किसकी? देवनागरी लिपि की। आगे बढ़ते हैं और इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। देखिए देवनागरी लिपि में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देवनागरी लिपि में स्मॉल लेटर का और कैपिटल लेटर का कोई सीन नहीं होता। देवनागरी लिपि में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से संबंधित कोई चीज नहीं होती, ये चीज को समझिए ध्यान से। हालांकि हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि इसमें आपको ह्रस्व और दीर्घ स्वर जरूर मिल जाएंगे। ह्रस्व यानी लघु और दीर्घ यानी बड़े, दीर्घ यानी गुरु। हालांकि इसमें जो स्वर मिलते हैं वो आपको ह्रस्व और दीर्घ मिल जाएंगे, बट इसमें ना जैसे रोमन लिपि में होता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, ये अवैज्ञानिक व्यवस्था से मुक्त है। देवनागरी लिपि में आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देवनागरी। अब देखिए, अब सीधी सी बात है, यदि किसी लिपि में गुण है तो सीधी सी बात है उस लिपि में दोष भी रहेंगे। अब देखिए इसका सबसे पहला जो दोष है वो क्या माना जाता है? देखिए इसका जो सबसे पहला दोष है वो ये माना जाता है कि देखिए भाषा के कुछ विद्वान ये कहते हैं कि देखिए इसमें जो शिरोरेखा खींचते हैं ना, ये अनावश्यक है, इसकी जरूरत नहीं है। शिरोरेखा का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर हिंदी, ध्यान दीजिएगा, तो उनका ये कहना है, मान लीजिए मैंने पर हिंदी लिखा तो उनका ये कहना है कि इसको पर आप शिरोरेखा मत खींचिए, बस इसको ऐसे ही रह दिए, अनावश्यक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है, सभी का नहीं है। तो इसको एक बहुत बड़ा दोष नहीं माना जा सकता। अब क्योंकि अब हमें आदत है शिरोरेखा खींचने की, तो शिरोरेखा से ही ये थोड़ा सही लगता है, अच्छा लगता है। बट अब बात कुल मिला के कि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि शिरोरेखा खींचना आवश्यक नहीं है, ये एक अनावश्यक चीज है इस भाषा में, कि शिरोरेखा की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बट ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं लगता है, बट लेकिन फिर भी यदि कुछ विद्वान कहते हैं तो इसको एक दोष मान लेते हैं। चलिए अगला दोष क्या है? देखिए देवनागरी लिपि में कुल मिलाकर 403 टाइप होते हैं। अभी आप सोचेंगे कि अब क्योंकि देवनागरी खाली हिंदी की लिपि तो है ही नहीं, इस बात को समझिए आप। भाई देवनागरी जो लिपि है वो केवल हिंदी भाषा थोड़ी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, नेपाली, भोजपुरी आदि बहुत सारी भाषाओं और बोलियों को लिखा जाता है। तो ये अब क्या है कि इसके ना कुल मिला के 403 टाइप होते हैं। तो इस कारण इसके टंकन यानी इसकी टाइपिंग, इस वजह से क्या होता है इसकी टाइपिंग, मुद्रण यानी इसकी जो प्रिंटिंग, उसमें कठिनाई आती थी, लेकिन अब नहीं आती। अब तो आधुनिक मॉडर्न प्रिंटर आ चुके हैं और आधुनिक प्रिंटर तकनीक के लिए ये अब कोई एक समस्या नहीं रह गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला दोष देख लेते हैं, समरूप वर्ण का होना। देखिए ये सबसे बड़ी इसमें एक दोष लगता है कि इसमें समरूप वर्ण होते हैं। समरूप वर्ण कैसे होते हैं इस चीज को देखिए मान लीजिए हमने लिखा ख, देखिए कई बार ख को ऐसे लिख दिया जाता है, कई बार ख को ऐसे लिख देते हैं, मतलब जब हस्तलिखित करते हैं। हालांकि जो ख है वो इस तरह से बनता है, बट कई बार ऐसे लिख दिया जाता है। अब ये कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने ख लिखा तो ख में होती समस्या क्या होती है कि हमें भ्रम हो जाता है। भ्रम किस चीज का होता है? र और वह होने का। ख में र और वह होने का भ्रम होता है। ये जो ख लिखा जाता है इसमें कई बार ये भ्रम होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये र और वह हो। तो ये एक इसका दोष है, इसके कुछ वर्णों का ऐसा दोष है, र और वह का। देखिए यहां पर ख में र और वह का होना, ऐसे घ में ध का होना, ये भी एक दोष दिख जाता है कि कहीं ऐसा नहीं कि घ और ध इनमें बहुत ही कम डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, इनमें अंतर बहुत कम आपको देख। ऐसे ही मैं और भ में भी भ्रम हो जाता है, मैं में और भ में भी क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। बात आई समझ? तो ये कुछ इसमें समरूप वर्ण होते हैं, एक जैसे दिखने वाले लगभग वर्ण से होते हैं, तो इसमें एक थोड़ी भ्रम की स्थिति बन जाती है। यदि भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान हो तो ये फिर भ्रम की स्थिति बनने की संभावना रहती है। तो ये भी इसके एक दोष में माना जाता है, दोष के अंतर्गत आता है। अब इसमें एक और चीज है, एक दोष और है, उस दोष को और देखिए, वर्णों के संयुक्तिकरण में र के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति। इस चीज को समझिए, ये क्या है, वर्णों का संयुक्तिकरण क्या है, इस चीज को कृपया समझने की कोशिश करिए, मैं आपको इसे समझाता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जब होता क्या है, देखिए जब संयुक्त व्यंजन बनता है, जब संयुक्त वर्ण बनता है, ध्यान से समझिएगा। संयुक्त मतलब जब वर्ण को जोड़ते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पर एक शब्द, मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, यहीं से उठा रहा हूं, यही शब्द मैंने मान लीजिए उठा लिया और मैंने लिखा प्रयोग। बहुत ध्यान से समझने की चीज है, यहां पर मैंने लिखा प्रयोग। अब भ्रम की स्थिति क्या बनती है?
भ्रम की स्थिति ये लगती है कि हमें लगता है कि पै तो अपने पूरे रूप में आया है और यहां पर रै मात्रा रूप में लगा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। इस चीज को समझिए, हमें यहां पर यह भ्रम होता है। ये जो लिखा ना वर्णों के उत्तीकरण में रै के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति, ये इसलिए होती है क्योंकि जैसे अब यहां पर यदि आप प्रथम दृष्टया देखने का प्रयास करोगे तो कई बार ऐसा भ्रम होता है हमें कि यहां पर जो ये पै है ये पूर्ण रूप में आया हुआ है और रै आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर जो ये पै है ये स्वर रहित है, ये आधा है। यहां पर पै आधा है और ये यहां पर रै पूरा है और उसके बाद फिर ये योग, इस तरह से ये शब्द बना है। तो यहां पर रै के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति इसमें बन जाती है। बात आई समझ में? तो यहां पर जो ये प्रयोग शब्द है इसमें जो पै है ये आधा है, ये स्वर रहित है और रै पूर्ण है। लेकिन फिर होता क्या है कि जब इनका आप संयुक्तिकरण करते हो, जब इनको जोड़ देते हो, तो इसका जो रूप बनता है वो बनता है ऐसा। तो ऐसा लगता है कि पै तो अपने पूर्ण रूप में है और रै आधा है, ऐसा लगता है। तो यहां पर इसको लेकर भ्रम की स्थिति बनती है। बात आई समझ? तो ये भी एक थोड़ा सा इसका छोटा सा दोष माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला दोष देख लेते हैं, ई की मात्रा। देखिए इस चीज को समझिए, जब आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा ना, देखिए यहां पर जैसे आपको ये ऐसे मात्रा चढ़ी हुई है और यहां पर ऐसे आपको डॉट 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 देखने को मिले, तो इसका मतलब होता है कि ये कोई वर्ण है, उस वर्ण के ऊपर मात्रा चढ़ी हुई है। ठीक, ये किसी मात्रा को दिखाने का एक प्रतीक होता है। यहाँ पर कोई वर्ण है और किसी वर्ण के ऊपर ही तो मात्रा लगेगी, बताइए समझ। तो किसी वर्ण के ऊपर ही तो मात्रा, तो इस तरह से इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ई की मात्रा की। तो अब यहाँ पर ये दोष क्या है? देखिए लघु ई की मात्रा ये का इसका लेखन वर्ण के पहले होता है पर उच्चारण कब होता है? बाद में। इसका जो लेखन होता है वैसे तो वर्ण के पहले होता है पर उच्चारण कब होता है? बाद में। मान लीजिए आपने एक शब्द लिखा, मान लीजिए हमने लिखा शिमला, तो जब आप इस शब्द को देखना शुरू करेंगे तो देखिए इस शब्द का उच्चारण कहां से शुरू करेंगे? आप इसको पहले छोड़ देंगे और उच्चारण सबसे पहले किसका होगा? शय का। तो ये भी इसमें माना, मतलब इसको एक दोष की तरह देखा जाता है। जैसे और बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए रोमन में जब आप अंग्रेजी लिखते हो तो वहां पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा AUGST, एक महीने का नाम लिखा अगस्त, तो ऐसा यहाँ कभी नहीं होता कि भाई आपको यू से शुरुआत करनी पड़े और फिर बाद में आकर के आप इसको बोलो, क्योंकि वहां पर मात्राओं वाला कोई सीन ही नहीं है। तो इस वजह से वहां ऐसा नहीं होता है दूसरी लिपियों में, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो जाता है। बात ही समझ। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मात्रा है, मात्रा दिखने में तो है ना, जो दृश्य रूप में तो पहले दिख रही, पर उच्चारण इसका इसके बाद में होगा। तो ये भी इसका एक दोष के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा इसका एक दोष और है, वो है कि लिखते समय आपको बार बार हाथ उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप त्वरित लेखन नहीं कर पाते, लगातार नहीं लिखते, क्योंकि बार बार आपको इसमें ये ऐसी, जैसे आपने देखा होगा जब हम अंग्रेजी लिखते हैं रोमन में तो आसानी से, मतलब फ्लुएंसी के साथ लिखते जा सकते हो, बट यहाँ पर क्या होता है, जो देवनागरी लिपि है उसमें आपको हाथ उठाना पड़ता है। तो इसको दोष मान भी सकते हो, नहीं भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भाषा विद्वान है उन्होंने इन दोषों को माना है कि ये देवनागरी लिपि में ये कुछ दोष पाए जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ दोष और भी हैं। एक दोष ये भी बनता है इसमें कि बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं, एक ही वर्ण को दो तरह से लिखा जाता है, लेकिन वो पुरानी पुस्तकों में होता था, अब नहीं होता। जैसे झ है, झ का एक पुराना रूप भी प्रचलित है, ए का भी एक बहुत पुराना रूप प्रचलित था, लेकिन हालांकि अब जो आधुनिक देवनागरी लिपि में अब उसका प्रयोग नहीं होता, वे उन वर्णों का प्रयोग पुराने वालों का बंद हो चुका है। लेकिन पुरानी कोई आप धार्मिक पुस्तक उठाइएगा तो आप वहाँ पर आपको ए का और झ का ये पुराने वर्ण मिल जाएंगे। हालांकि उनका प्रयोग अब हिंदी भाषा में नहीं होता है, देवनागरी लिपि में उनका प्रयोग अब नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देवनागरी लिपि के हमने दोषों को समझा, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं गुरुमुखी लिपि के बारे में। देखिए गुरुमुखी लिपि, अब देखिए गुरुमुखी लिपि जो है वो पंजाबी भाषा की है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। इसमें 3 स्वर हैं और 32 व्यंजन है, कुल मिला के यानी 35 वर्ण है। और इसकी जो रचना की थी गुरुमुखी लिपि की, वो गुरु अंगद देव जी ने की थी। और गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरु के मुख से निकली हुई लिपि को ही क्या कहते हैं? गुरुमुखी लिपि कहते हैं। बात करते हैं रोमन लिपि की। देखिए रोमन लिपि क्या है? देखिए रोमन लिपि, अंग्रेजी भाषा जो लिखी जाती है ना, वो इसी लिपि में लिखी जाती है। जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है वो रोमन ही है। इसमें 26 वर्ण होते हैं, जिनमें 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन होते हैं। और यह लिपि भी देवनागरी की तरह लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं लिखी जाती है। और जिस लिपि में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अन्य यूरोपीय भाषा लिखी जाती है उसको हम रोमन लिपि कहते हैं। कि यानी कहने का मतलब रोमन लिपि में अंग्रेजी भी लिखी जाती है, फ्रेंच भी लिखी जाती है, स्पेनिश और भी बहुत सारी जो यूरोपियन लैंग्वेज हैं वो रोमन लिपि में ही लिखी जाती हैं। बात कर लेते हैं अरबी लिपि की। तो देखिए अरबी लिपि की यदि बात की जाए तो जैसे आपने देखा होगा उर्दू लैंग्वेज वो अरबी लिपि में ही लिखी जाती है। अरबी में भी कई तरह की भाषाओं का समावेश है, जैसे अरबी में खुद अरबी, उर्दू, फारसी, ये सब अरबी लिपि। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये अरबी लिपि में लिखी जाती हैं भाषाएं, बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है अरबी लिपि, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं गुजराती। देखिए यदि बात की जाए गुजराती लिपि की तो गुजराती लिपि जो है वो आप जानते हैं इसका जो विकास हुआ है वो नागरी लिपि से ही हुआ है। नागरी से ही आप जानते हैं गुरुमुखी का, देवनागरी का, गुजराती का, राजस्थानी का, इन सभी का विकास हुआ है। तो जो गुजराती लिपि है उसका विकास नागरी लिपि से ही हुआ है और इसे देवनागरी लिपि को परिवर्तित करके बनाया गया है। इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है, अलग अलग देवनागरी जैसी है, लेकिन इसमें जैसे हिंदी में शिरोरेखा का प्रयोग होता है, जैसे आप देख रहे हो हर शब्द के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। और जैन धर्म ने अपने धार्मिक ग्रंथों के लिए इसी लिपि को बढ़ावा दिया। जो जैन ग्रंथ हैं उन्होंने इसी लिपि को बढ़ावा दिया था अपने धार्मिक ग्रंथों में। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं
और फिर उसके बाद ये जो लिपि के बारे में हमने समझा, मुझे उम्मीद है लिपियों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिखा हुआ है, यहाँ पर आ और आएगा, मात्रा आएगी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। उर्दू की लिपि क्या है तो आपको पता होना चाहिए। उर्दू की जो लिपि है उसकी है अरबी फारसी। उसको याद रखिए, इसको नस्तालीक लिपि, उर्दू भाषा की लिपि को नस्तालीक लिपि भी कहते हैं, यानी फारसी अरबी इसकी लिपि है। इसके अलावा गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, प्रश्न भी आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, किसी विचारों को एक लिपि से दूसरे लिपि में, यानी किसी विचार को एक लिपि से दूसरी लिपि में बदलने की क्रिया को लिप्यंतरण कहते हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ है। कोई विचार है उसको एक लिपि से दूसरी लिपि में यदि आप बदलते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिप्यंतरण कहते हैं।